आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। खास करके यूजीसी नेट और सेट टीजीटी पीजीटी जैसी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए यह श्रृंखला चलाई जा रही है। अगर आप इनमें से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो श्रृंखला काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। तो हम लोग सीधे क्वेश्चंस पर चलते हैं। आप लोग जो है मुझसे पहले क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करिएगा वीडियो को पॉज करके। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल उत्तराधिकारी वाले राज्य कौन से थे? तो औरंगजेब की मृत्यु होती है सन 1707 में, और उसके बाद जो मुगल साम्राज्य है वो कमजोर होने लगता है, एक तरह से पतन की ओर चला जाता है। और भारत में मुगलों के कुछ उत्तराधिकारी वाले राज्य उत्पन्न होते हैं, कुछ स्वतंत्र राज्य उत्पन्न होते हैं, मतलब अलग अलग तरीके के राज्यों का उदय होता है। तो आपको बताना है कि मुगल उत्तराधिकारी वाले राज्य कौन से थे। देखो, मुगल उत्तराधिकारी वाले राज्य से तात्पर्य क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूं। तो देखो, मुगलों के जो प्रांत थे, जैसे कि उनका जो एक प्रांत था अवध, एक प्रांत था बंगाल था, हैदराबाद था, मैसूर था, पंजाब था। तो ऐसे ही विभिन्न प्रांतों में नियुक्त जो प्रांतपति थे, अर्थात जो गवर्नर थे, जिनको कि मुगल बादशाहों द्वारा नियुक्त किया गया था। जैसे मान लेते हैं कि अवध में किसी को नियुक्त किया गया था, बंगाल में किसी को नियुक्त किया गया था, पंजाब में किसी को नियुक्त किया गया था, जो कि मुगलों द्वारा नियुक्त था। सूबेदार हम उसको कह सकते हैं, प्रांतपति या फिर गवर्नर कह सकते हैं। तो जब मुगल कमजोर होने लगे तो इन गवर्नरों ने, प्रांतपतियों ने क्या किया, खुद को स्वतंत्र शासक घोषित करना शुरू कर दिया। तो यही क्या कहलाए, उत्तराधिकार वाले राज्य। तो ऐसे कौन कौन से राज्य हैं ये आपको बताना है। तो यहां पर दिया है अवध, बंगाल, हैदराबाद, मैसूर, पंजाब। तो ये रहा कूट आपके समक्ष। तो आप लोग बताइएगा कौन कौन से उत्तराधिकार वाले राज्य थे। तो यहां पर जो अवध है ये था भाई उत्तराधिकार वाला राज्य था, बंगाल भी उत्तराधिकारी वाला राज्य था, हैदराबाद भी उत्तराधिकारी वाला राज्य था, क्योंकि यहां के जो प्रांतपति थे उन्होंने खुद को इन क्षेत्रों का शासक घोषित कर दिया, खुद को वहां का स्वतंत्र शासक वो कर लिया। बाकी मैसूर में टीपू सुल्तान के जो पिता थे हैदर अली, उसने जो है स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की थी। पंजाब में बहुत बाद में जो सिख थे उन्होंने स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की। तो मतलब इनका जो है मुगलों से कोई संबंध नहीं था। हालांकि ये क्षेत्र भी मुगलों के अधीन थे, लेकिन जिन्होंने वहां पर स्वतंत्र सत्ता स्थापित की वो कभी भी मुगलों के यहाँ काम नहीं करते थे। तो ये ध्यान रखना। तो अवध, बंगाल, हैदराबाद यहाँ के जो शासक थे वो मुगलों द्वारा नियुक्त किए गए थे। तो यहां आपका उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3। तो मतलब जो जो है आपका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों द्वारा किस स्थान से बंदी बनाया गया? तो 1857 की क्रांति होती है, दरअसल हमारे जो भारतीय थे, मतलब हम भारतीय थे, वो जो अंग्रेजों से काफी परेशान हो गए थे और इन्होंने जो है एकजुट होकर के अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति कर दी। तो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, इनको जो है क्रांति का नेतृत्व करता अर्थात नेता चुना जाता है कि भाई आप लीडरशिप करिए, इस टाइप से। और ये स्वीकार भी कर लेते हैं। इस समय इनकी आयु जो है 80 वर्ष की थी, तो फिर भी इन्होंने जो है स्वीकार किया। तो इनको जब मतलब आंदोलन होता है, शुरू में तो काफी ठीक ठाक था, जो आंदोलनकारी थे उन्होंने अंग्रेजों की हालत खराब कर दी, लेकिन धीरे धीरे जो अंग्रेज थे वो जो है क्रांति का दमन करना शुरू कर देते, क्योंकि काफी सारे जो भारतीय थे वो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, भारतीयों का धोखा दे रहे थे। तो ऐसे में बहादुर शाह जफर को जो है छिपना पड़ता है, अपने किले से बाहर निकल कर छिपना पड़ता है। तो ये कहाँ छिपे हुए थे भाई? तो हुमायूं के मकबरे में छिपे हुए थे, और यहीं से इनको जो है गिरफ्तार किया गया। मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन मैंने शायद पीछे किसी वीडियो में लिया भी था शायद। तो हुमायूं के मकबरे से इनको जो है बंदी बनाया गया, बाद में रंगून भेज दिया गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, महाकवि कालिदास जी की कौन सी रचना महाभारत के आदि पर्व से लिया गया है? तो महाकवि कालिदास जी के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप लोग देखिएगा। महाकवि कालिदास जी से संबंधित सारे क्वेश्चंस जो है आपके क्लियर हो जाएंगे। तो अभिज्ञान शाकुंतलम, इसमें जो शकुंतला और जो राजा दुष्यंत है इनके प्रणय कथा का वर्णन है, और इसमें दोनों का पुत्र होता है भरत। तो ये कहानी है, और ये जो कहानी है महाभारत के आदि पर्व से लिया गया है, ध्यान रखेंगे। वहीं अगर हम बात करें विक्रमो उर्वशीयम, जो कि
क्या बोलते हैं, उर्वशी और जो पुरुरवा है, राजा पुरुरवा, उनके प्रणय कथा का वर्णन है इसमें। और ये जो है ऋग्वेद और शतपथ ब्राह्मण में इसका आख्यान दिया हुआ है, तो ये चीज को भी ध्यान रखेंगे। मालविकाग्नि मित्रम, ये तो भाई शुंग राजा जो अग्निमित्र है उससे संबंधित है। मेघदूत ये खंड काव्य है, ये तीनों नाटक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो उत्तर होगा स अभिज्ञान शाकुंतलम। अगला क्वेश्चन दिया है, दो कथन दिए हुए हैं जिन पर आपको विचार करना है। पहला कथन है, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद 18वीं शताब्दी में स्थापित राज्य धार्मिक रूप से सहिष्णु थे। मतलब कि मुगल साम्राज्य का पतन के बाद, मतलब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है, तो उसके बाद जो भी नए राज्य स्थापित हुए वो धार्मिक रूप से सहिष्णु थे, ये बोल रहा है। सहिष्णु का मतलब है कि वो सभी धर्मों को समान रूप से समझते थे, भेदभाव नहीं करते थे, ये है। तो ये जो कथन है, पहला कथन, ये सत्य है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। दूसरा कथन दिया है, 17वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में उत्पन्न आर्थिक संकट को किसी भी नव स्थापित राज्य द्वारा सफलतापूर्वक समाधान नहीं किया गया। तो 17वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में बोल रहा है, मतलब कि औरंगजेब के शासन काल के अंतिम वर्षों में भारत में जो आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ था, आगे चल करके जो नव स्थापित राज्य हुए, जो हम लोगों ने पहले देखा ना, हैदराबाद, अवध, मैसूर, पंजाब, तो इन नव स्थापित राज्यों द्वारा किसी ने भी सफलतापूर्वक इसका समाधान नहीं किया। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। हालांकि कुछ राज्यों ने इस आर्थिक संकट से निपटने का प्रयास किया, थोड़ा अच्छा प्रयास भी किया, थोड़ा बहुत सफलता भी मिला, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो सफलतापूर्वक किसी ने भी समाधान नहीं किया, क्योंकि इसके बाद भाई अंग्रेजों की भी एंट्री हो जाती है ना, और जितने भी नए नए राज्य स्थापित होने लगते हैं उनको अंग्रेज जो है अपने चंगुल में फंसाना शुरू कर देते हैं। तो जो आर्थिक संकट है वो बिल्कुल भी सॉल्व नहीं हो पाया। तो यहाँ पर दोनों कथन सही होगा। कूट को हम लोग देख लेते हैं, सही उत्तर का चयन करिए। तो दोनों कथन सही है, स जो है आपका उत्तर होगा। अच्छा, मुझे पहले आपको ये दिखाना था ना ऑप्शन, चलिए कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन दिया है, गांधी जी को मलंग बाबा किसने कहा? तो भाई गांधी जी को मलंग बाबा किसने कहा था? तो ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर क्या आंसर दिया है भाई, ये तो थोड़ा सा दिक्कत हो गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, गोपाल कृष्ण गोखले। अच्छा, यहाँ पर एक ऑप्शन होना था नन ऑफ द एबो, नन ऑफ द एबो मतलब नोटा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि गांधी जी को मलंग बाबा कहने वाले लोग कौन थे? उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के लोग थे, जिनका नेतृत्व कर रहे थे खान अब्दुल खां या खान गफ्फार खां, ऐसी कुछ उनका नाम था। मैं उनका नाम भूल रहा हूँ इस समय, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के लोगों द्वारा गांधी जी को मलंग बाबा कहा गया। अगला क्वेश्चन है, कर्णावती किसकी राजधानी थी? तो भाई कर्णावती जो है ये गुजरात की राजधानी थी, ध्यान रखेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन भी बनते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, इसका आंसर मैं चाहूंगा कि आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा मेरे बताने से पहले। और इस तरह के क्वेश्चन जो है काफी पूछे जाते हैं। तो जेजाक भुक्ति किस स्थान का प्राचीन नाम है? जेजाक भुक्ति, तो भाई जेजाक भुक्ति जो है ये बुंदेलखंड का प्राचीन नाम है। देखता हूं कितने सारे बच्चों ने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर किया है। हालांकि ये कोई लाइव सेशन तो नहीं है, बट फिर भी पता चल जाता है कि काफी सारे बच्चे जो है कॉन्फिडेंटली आंसर करते हैं। सुन के मत करिएगा, पहले करा हो तो काफी अच्छा है। अगला क्वेश्चन दिया है, आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य महिला समाज, तो देखो आर्य समाज की स्थापना की थी हमारे जो स्वामी दयानंद जी हैं, दयानंद सरस्वती जी, उनके द्वारा। तो बात करें अगर हम आर्य महिला समाज की, तो रमाबाई द्वारा 1881 में आर्य महिला समाज की स्थापना की गई थी। ये स्पेशली महिलाओं के लिए स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव पारित होने के समय कौन उपस्थित नहीं था? तो भाई इनमें से कौन नहीं थे? तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, रविशंकर शुक्ल, ये हमारे छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है, तो ये भी थे। अबुल कलाम आजाद भी थे, क्योंकि ये उस समय भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस समय बांकीपुर जेल में कैद थे, तो इस कारण से ये जो हैं यहां शामिल नहीं हो सके। अगला क्वेश्चन जो कि वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करने वाला शासक कौन था? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बड़ा ही आसान क्वेश्चन भी है, काफी सारे लोग इसका आंसर इजीली कर सकते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक वंश का दूसरा शासक, जिसने 1325 से लेकर के 1351 तक
दिल्ली सल्तनत में शासन किया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है दिल्ली सल्तनत के तमाम सुल्तानों में से सबसे अधिक पढ़ा लिखा था, और साथ ही साथ ये जो है ना सबसे अधिक विवादास्पद सुल्तान भी था। अधिक पढ़ा लिखा था तो इसके पास मतलब काफ़ी सारी इसके दिमाग में योजनाएं आती थी, काफ़ी सारे आइडियाज़ आते थे, लेकिन वो जो भी आइडियाज़ आते थे ना वो समय से थोड़े पहले थे। सांकेतिक मुद्रा का क्या मतलब होता है? तो भाई मुद्रा मतलब होता है पैसा, सीधा सीधा। अभी जो हम पैसा यूज़ करते हैं ना, जो भी नोट रुपया यूज़ करते हैं, चाहे वो 10 का नोट हो, 100 का नोट हो, 500 का नोट हो, 2000 का नोट हो, तो वो क्या है? सांकेतिक मुद्रा है, क्योंकि 2000 रुपए के नोट की असल वैल्यू या असल मूल्य क्या 2000 रुपए है? नहीं है ना। अगर उसको बीच से हम फाड़ देंगे या उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे तो क्या वो 2000 उसका मूल्य रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें जो लिखा हुआ है ना 2000 रुपए, पूरे भारतीय रिजर्व बैंक ने उसमें पूरा ठप्पा उप्पा लगाया है, एक कायदे से बनाया है, तब वो जो है 2000 रुपए का वैल्यू प्राप्त करता है। लेकिन अगर उसको हम टुकड़े टुकड़े कर दें तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। लेकिन जो सोने का सिक्का होता है, अगर 10 ग्राम सोने का सिक्का है, अगर उसको हम लोग टुकड़े टुकड़े कर दें और सबको इकट्ठे कर ले, तब भी उसका उतना ही मूल्य रहेगा। तो ये जो कागजी मुद्रा है अभी जो चल रहा है, यही सांकेतिक मुद्रा है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने उस जमाने में सांकेतिक मुद्रा चलाया था। इसने क्या किया था? जो तांबे के सिक्के हैं ना, तांबे पीतल के जो सिक्के हैं, उनको जो है चांदी और सोने के सिक्के बराबर बना दिया था। मतलब कि तांबे के सिक्कों को सोने का सिक्का माना जाएगा, इस टाइप से। तो इसकी ये योजना थी। इसके अलावा इसने राजधानी परिवर्तन की योजना भी की थी। दिल्ली से देवगिरी जो महाराष्ट्र में है, जो दौलताबाद बन गया, तो वहां पर राजधानी परिवर्तन किया था इसने। इसके अलावा कृषि पर इसने जो है काफ़ी एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक योजना लाई थी, वो भी फ्लॉप हो गया। इसकी सारी योजनाएं फ्लॉप हो गई थी। था काफ़ी अच्छा शासक लेकिन। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए, और साथ ही साथ कहीं कोई डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसे ही वीडियोज़ आपको देखने को मिलता रहे। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।